नमस्कार दोस्तों। 4 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर जाते हैं और इस दौरे पर जाकर के वो वहाँ पर कुछ अपनी फोटोज़ निकलवाते हैं और कुछ वीडियोस उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करके लक्षद्वीप को टूरिज़्म के लिए प्रमोट करते हैं। वे ये कहते हैं कि दुनिया के और बाकी देशों में जाने से बेटर है कि सबसे पहले जो लोग कहीं भी घूमने जाना चाहते हैं वो एक बार लक्षद्वीप जरूर आकर के विजिट करें, क्योंकि हमारे लक्षद्वीप की खूबसूरती दुनिया के बाकी किसी भी देशों से बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। आज लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। बस इतना प्रमोशन काफी था कि अगले ही दिन से लक्षद्वीप सर्चेस में ट्रेंड पर आ गया और ट्विटर पर लगातार लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा था। अब इस ट्रेंड की वजह से मालदीव के 3 मंत्री मरियम शिवना, मालसा शरीफ, महजूम माजिद, इसके साथ साथ एक और व्यक्ति हैं जाहिद रमीज, इन लोगों ने भारत के खिलाफ रेसिस्ट कमेंट पास किए। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल का जोकर तक कहा, इजराइल का क्लोन कहा, उन्हें जोकर कहकर के अपमानित किया। साथ ही इंडिया के लोगों की जो ऐसी पिक्स फोटो जो है ट्वीट की जिसमें लोग टॉयलेट करते हुए नजर आ रहे थे, वो वाली पिक इन्होंने शेयर करते हुए कहा कि आप हमसे कंपीट करोगे सफाई के मामले में, सपने देखिए इस बात के। तो इस तरीके के जो रेसिस्ट कमेंट पास किए, उसके बाद से हमारी इंडियन सेलिब्रिटीज और इंडिया के लोगों का जो गुस्सा है वो मालदीव के खिलाफ और ज्यादा बढ़ गया। इंडियन सेलिब्रिटीज में देखें तो चाहे सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, सचिन तेंदुलकर हो, इरफान पठान हो, जॉन इब्राहिम हो, या फिर और भी सेलिब्रिटीज हों, चाहे वर्तमान समय में जो खिलाड़ी हैं या पूर्व खिलाड़ी हों, बड़े बड़े टीवी एक्टर्स हों, सभी लोग खुल करके भारत के समर्थन में आए हैं और सब लोगों ने मालदीव जाने की बजाय लक्षद्वीप जाने की बात कही है, जिससे लक्षद्वीप टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा, पर मालदीव को एक बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। रीजन यह है कि मालदीव की जो जीडीपी है वो पूरी तरीके से डिपेंड करती है टूरिज्म पर। उसकी 25% जीडीपी डिपेंड करती है टूरिज्म पर, जिसमें हर साल तकरीबन 2.5 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट अकेले इंडिया से विजिट करते हैं मालदीव के अंदर, और वहीं सेकेंड नंबर पर आता है रसिया। तो आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से मालदीव ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया, और क्यों इन मंत्रियों ने भारत के खिलाफ ये रेसिस्ट कमेंट पास किया, और क्या है मालदीव और भारत से जुड़ा विवाद, आइए समझते हैं इस वीडियो में। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। बात करते हैं 2018 की, जब वहां के राष्ट्रपति थे मोहम्मद सोलिह। इनके समय में इंडिया प्रो नीति, इंडिया फर्स्ट नीति लेकर के चलने वाला देश मालदीव, वो भारत के साथ अपने संबंध को मजबूत करना चाहता था। इसके बाद इनके जो पहले राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन 2013 से 2018 तक, तो इनके शासनकाल में ये पूरी तरीके से चाइना के फेवर में हुआ करते थे। ये इंडिया को उतना वेटेज नहीं दिया करते थे, लेकिन फिर भी ये राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहली जो यात्रा किए थे वो कहाँ किए थे? भारत की किए थे। इसी तरीके से अब्दुल्ला सोलिह भी सबसे पहली यात्रा जो की है वो भारत की किए। लेकिन 2023 के इलेक्शंस में जो नया प्रेसिडेंट बनकर के आए हैं मोहम्मद मोइजू, इन्होंने सबसे पहली अपनी जो यात्रा की है वो की है तुर्की की, और उसके बाद जो दूसरी यात्रा की है वो की है चीन की। तो भारत को पूरी तरीके से बाइकआउट किया। बाइकआउट करने की जो रणनीति अब्दुल्ला यामीन की थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मोहम्मद मोइजू आए हैं। बीच में जो सोलिह थे वो इंडिया के फेवर में थे, लेकिन ये यामीन और इधर जो मोइजू हैं ये इन्हीं के एक प्रकार से आगे बढ़ा करके आए हैं। अब्दुल्ला यामीन इलेक्शन लड़ नहीं सकते थे क्योंकि इनके ऊपर $1 बिलियन के करप्शन का चार्ज लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये जेल में थे। जैसे ही मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बनते हैं, अब अच्छा मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बनते हैं, उसके पीछे वहां पे कई सारी घटनाएं घटती हैं। मोहम्मद इब्राहिम सोलिह को हराने के लिए मोहम्मद मोइजू की जो पार्टी है वो एक तरह से मालदीव के अंदर इंडिया आउट, इंडियन मिलिट्री आउट के नारे लगाती है। भारत विरोधी गतिविधियां वहां पर एक्टिवेट होती हैं। जोर शोर के साथ ये मामला उठता है कि इंडिया ने जो 2010 और 2013 में हमें फाइटर जेट एयरक्राफ्ट दिए थे और जो 2020 में एक डॉर्नियर हेलीकॉप्टर दिया था, इन हेलीकॉप्टर्स को ये लेकर के बाहर जाए और हमें नहीं चाहिए। इंडिया की जो 75 मिलिट्री फोर्सेस यहां पर उपस्थित हैं उनको भी यहां से निकाला जाए। अच्छा, ये जो मोइजू हैं इनके पीछे से ना इनको चाइना पुश कर रहा था कि आप ऐसा कहो ताकि इंडियन मिलिट्री हटे तो चाइना वाले अपनी मिलिट्री ला करके बिठा सके कहां पर? मालदीव के अंदर। मालदीव के अंदर इंडिया और चाइना दोनों का इतना इंटरेस्ट क्यों है? उसके पीछे का लॉजिक ये है कि इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बेहद महत्वपूर्ण है हिंद महासागर पर नजर रखने के लिए, क्योंकि चाहे चाइना हो
चाइना का भी मैक्सिमम जो व्यापार है तकरीबन 90% के आसपास तेल व्यापार वो मालदीव यानी इंडियन ओशियन से ही होकर गुजरता है, हिंद महासागर से। वहीं दूसरी तरफ इंडिया है, इसका भी तकरीबन 80% से ज्यादा तेल व्यापार वो भी इसी रास्ते से होकर के निकलता है। तो दोनों ही कंट्री के लिए मालदीव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए 1988 से लेकर के 1965 में मालदीव को आज़ादी मिली ब्रिटेन से। हमारी तरह मालदीव भी ब्रिटेन का ही गुलाम था। 1965 में आज़ादी मिलने के बाद भारत ने इसकी समय समय पर मदद की है, वो चाहे 1988 में तख्ता पलट को रोकना हो, या 2004 में आई सुनामी हो, या 2013-14 में रहा हो, 2019 में कोविड वैक्सीन देने के मामले में रहा हो, या वर्तमान समय में इसके कर्ज को कम करने के लिए दिए गए बिलियंस ऑफ डॉलर हो। साथ के साथ वहां पर कई तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं मालदीव के अंदर। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने भी 2004 के बाद से मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा किए हैं मालदीव के अंदर वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। और साथ ही मालदीव के जो चाइनीज फेवर राष्ट्रपति थे उनको अपने तरफ मिला करके, अब्दुल्ला गयूम को मिला करके अपने यहाँ, इसने अपने जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है BRI उसमें सम्मिलित किया है मालदीव को। असल में चाइना एक रोड बना रहा है, वो रोड मालदीव से होते हुए निकलते हुए जाएगी इंडियन POK पाकिस्तान कश्मीर से पाकिस्तान होते हुए जाएगी। तो आखिर इसका ये रोड प्रोजेक्ट ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आ सके और इंडिया को चारों तरीके से घेर करके इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सके। भारत ने भी चाइना की इस नीति को पीछे छोड़ते हुए डायमंड नेकलेस की एक जो है स्कीम तैयार करी है, जिसके थ्रू इंडिया ने भी चाइना को चारों तरीके से घेर लिया है। तो ये तो विवाद इंडिया और चाइना का चल रहा है। इसी बीच मोहम्मद जो मौजूद थे, इन्होंने चुनाव कैंपेन के दौरान ये नारा दिया था कि देखो हमारे यहाँ किसी भी तरीके की मिलिट्री हम नहीं चाहते। उसके पीछे का लॉजिक ये दिया कि कल को अगर इंडिया और चीन में लड़ाई होती है तो कोई भी देश हमें ना प्रेशराइज करे, क्योंकि हमारे पास इतनी आबादी है ही नहीं। केवल 5 लाख की आबादी है हमारी, जिसमें 98% मुस्लिम आबादी है, शेष 2% में अन्य लोग हैं। यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो है अंग्रेजी और धिवेही लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पर। इसकी जो अगर हम बात करें एरिया की तो 300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये एरिया है, जो कि दिल्ली से 5 गुना छोटा है। और यहाँ पे तकरीबन 1200 से ज़्यादा आइलैंड है और इन आइलैंड में 200-300 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर इनकी तकरीबन 90% आबादी रहती है। तो इस कंडीशन में इन्होंने कहा कि भैया कल को हमारे ऊपर प्रेशर ना क्रिएट करे, इसलिए हम किसी भी देश की मिलिट्री प्रेजेंस को अपने यहाँ नहीं होने देंगे। इसलिए इंडिया अपनी मिलिट्री बाहर लेकर के जाए। वहां पर लोगों के द्वारा इंडिया आउट कैंपेन के नारे चलाए गए। इंडिया आउट कैंपेन तो एक बहाना था। ये जो सैनिक वहां पे थे 75 सैनिक, ये उन्हीं एयरक्राफ्ट की देखरेख करने के लिए और इनके लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए थे कि कल को आपके अगर बीच पे कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसको आप उठा करके कैसे ही लेकर के आओगे, तुरंत उसको जरूरी सुविधाएं प्रदान करोगे। इस तरीके की जो ट्रेनिंग देता था वो इंडिया के वहां पे 75 सोल्जर दिया करते थे। तो उनको भी ये लोग आउट करने पे तुले हुए हैं। और वो आउट करने के पीछे अगर ये चाइना के साथ संबंध ना रखे तब तो चलता है, लेकिन ये इंडिया को आउट करके चाइना को इन कर रहे हैं, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो चाहे मालदीव हो। असल में मालदीव की अगर हम बात करें ना तो मालदीव 2050 तक अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा कैसे? देखिए, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो जो वहां पर स्थिति है वो 2050 तक पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगी। तो इनके पास 2 ही देशों में भागने का ऑप्शन बचेगा, एक ऑस्ट्रेलिया और एक भारत। ऑस्ट्रेलिया ने इनको अपने यहाँ खुला निमंत्रण दे रखा है कि जब आपके यहाँ ये स्थिति आएगी तो आप हमारे यहाँ चला आइएगा। और लेकिन वहां जाने से पहले इनको सबसे पहले बेटर अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि ये भारत आएंगे। तो आने वाले समय में भारत इनकी हेल्प करेगा, लेकिन फिर भी इनके मंत्रियों के द्वारा रेसिस्ट कमेंट पास किए गए हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ। एक तरफ जहां रेसिस्ट कमेंट पास किए गए, वहीं दूसरी तरफ इनकी जो अपोनेंट पार्टी है जो इंडिया के फेवर में काम करती है, इनकी जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने अपनी सरकार को क्रिटिसाइज किया है। क्रिटिसाइज अपने मंत्रियों को माफी मांगने के लिए किया है। उनके क्रिटिसिज्म की वजह से इन 3 के तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही वहां की जो विपक्षी पार्टी है उनका यह कहना है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है मालदीव सरकार, वो भारत सरकार से माफी मांगे। 2004 में आई सुनामी के बाद मालदीव के अंदर ना टेररिस्ट एक्टिविटीज भी तेज हुई है भारत के खिलाफ। उसका रीजन था कि 2004 में जब वहां पे सुनामी आई उसके बाद वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आई, वहां पे स्कूल्स वगैरह तबाह हुए। वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए 2 देशों में भेजा गया, एक सऊदी अरेबिया, दूसरा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के मदरसों में जाकर के वो जब बच्चे पढ़े तो वहां पे पाकिस्तान से क्या ही उम्मीद करेंगे कि किस तरीके की बातें पढ़ाएगा वो भारत के बारे में। तो उन लोगों ने भारत में जिहाद करने के लिए उन बच्चों को तैयार किया और उसके बाद उनको अफगान
और दूसरी तरफ इंडिया प्रमोट किया ताकि आप जाकर के वहां पे एक्टिविटीज कीजिए, टेररिज्म फैलाइए। 2020 तक तो वहां पे टेररिज्म इस तरीके से फैला कि हर 1500 से एक व्यक्ति भारत के खिलाफ एंटी इंडिया सोच रखने वाला टेररिस्ट बनकर के सामने आया। इन्होंने बेंगलोर, IIT बेंगलोर में भी अटैक किया था, जिसमें मालदीव का ही एक व्यक्ति सम्मिलित था और वहीं 26/11 हमले के पीछे भी मालदीव का अहम रोल था। ये मैं नहीं कह रहा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मालदीव सरकार के एक मंत्री ने खुद कहा है कि 26/11 हमले में मालदीव का एक बहुत ही बड़ा योगदान था। वहीं IIT बेंगलोर में हुए कांड में भी ये लोग सम्मिलित थे। तो इस तरीके की जो घटनाएं उठ रही हैं, अभी अगर इसी साल की बात करें 2023 की, तो 2023 में भी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के ऊपर मालदीव के कुछ लोगों के द्वारा, कुछ संगठन के द्वारा योग कर रहे इंडियंस पर अटैक किया गया था। तो ये जो गतिविधियां बढ़ रही हैं मालदीव के अंदर, ये चिंताजनक है। मालदीव ये जानते हुए भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है कि उसका जो इकोनॉमिक GDP है वो पूरी तरीके से इंडिया पर डिपेंड करता है, और इंडिया के टूरिस्ट अगर आना बंद कर देंगे तो उससे उसकी GDP को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा और वो एक बहुत ही बड़े खतरे में आ जाएगा। असल में चाइना जिन जिन देशों की मदद करता है उन देशों की नैया डूबना एकदम तय है। जैसे कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, इसी तरफ जब किसी देश की अगर मौत आती है तो वो चीन की तरफ भागता है। अब चाहे आप श्रीलंका को देख लीजिए, वहीं बगल में हमारे प्यारे चचा पड़ोसी पाकिस्तान को देख लीजिए। अब अगला नंबर आता है मालदीव का। तो इस तरीके से आने वाले समय में यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है। देखिए, इसकी जो डेब्ट ट्रैप रणनीति है, चाइना का डेब्ट ट्रैप रणनीति ये है कि किसी देश को पहले बिना शर्त के पैसे दे दो, पैसे देने के बाद इतने पैसे दे दो कि वो आपके पैसे वापस ना कर पाए, तो उसके 2-4 आइलैंड खरीद लो, फिर धीरे धीरे उसको अपना उपनिवेश बना लो। उपनिवेश जैसे हम लोग थे, ब्रिटेन के उपनिवेश थे, इसी तरीके से चाइना मालदीव को उपनिवेश बनाने के लिए पैसे लगातार दिए जा रहा है। इनकी टोटल इकोनॉमी तकरीबन $8 बिलियन के आसपास है मालदीव की, और तकरीबन $2 बिलियन के आसपास का कर्जा चाइना इनको दे चुका है। तो आने वाले समय में जब अपना पैसा मांगेगा, ये दे ही नहीं पाएंगे, उस कंडीशन में इनको लपेट लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इंडिया इनको बचाने के लिए आगे आएगा, क्योंकि हिंद महासागर हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन सभी कंट्रोवर्सी तो चलती ही रहेंगी। इससे एक बेनिफिट ये हुआ कि हमें अपने ही देश के अंदर लक्षद्वीप को प्रमोट करने का एक ऑप्शन मिला, जिससे लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ेगा और इंडिया की GDP को एक ज़्यादा ही बूस्ट मिलेगा। अगर इंडिया और रसिया के टूरिस्ट मालदीव ना जा करके भारत के लक्षद्वीप आने में विजिट करते हैं, यहाँ पे पैसा खर्चा करते हैं, तो इंडिया को और बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इन सभी विवादों में टाटा एंड सन्स कंपनी ने भी वहाँ पर जो है कई होटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कही है लक्षद्वीप में। वहीं दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट की द्वारा 2 वे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिसमें डिफेंस कार्य भी होंगे और व्यापारिक जहाज भी चल पाएंगे। तो तीसरी तरफ इजराइल ने भी भारत का खुल करके समर्थन किया है, और इजराइल ने तो जो पिछले साल होने वाले डिसोलिनेशन प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा हुई थी, उस प्रोजेक्ट पर इस विवाद के अंदर एक वीडियो पोस्ट करते हुए ये कहा, ट्वीट में लिखा कि भैया जो काम अब हम इसमें कल से करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इजराइल और मालदीव की भी ऐसे ही है। इजराइल फिलिस्तीन के विवाद से लेकर के इजराइल और मालदीव की भी ऐसे ही है। तो इजराइल ने कहा कि अब हम कल से ये डिसोलिनेशन प्रोजेक्ट पर कार्य करना स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट करेंगे। अब ये डिसोलिनेशन प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, इस प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाया जाए। इस मामले में इजराइल की टेक्नोलॉजी सबसे आगे है। अब इन पूरे विवाद में ना हमें क्या करना है, तो हम लोग अगर नेशनलिज्म की भावना में आकर के मालदीव को पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं, देखिए हमें इस कंट्रोवर्सी को कहीं ना कहीं अब रोकना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मालदीव का जो विपक्ष भारत के सपोर्ट में आया है, ऐसा ना हो जाए कि मालदीव में जो विपक्ष है वो भारत का सपोर्ट करते करते अपनी ही जनता के लिए बुरा बनता चला जाए और आने वाले समय में वो विपक्ष भी सपोर्ट करना बंद कर दे। इससे भारत को एक नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन के तौर पर हिंद महासागर में नज़र बनाए रखने के लिए, नेवल बेसेस बनाए रखने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए मालदीव बहुत ही ज़रूरी देश है। इसलिए नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हुए मालदीव के लोगों के द्वारा माफ़ी मांगने के बाद अब हमें इस कंट्रोवर्सी को अपनी तरफ से न्यूट्रल करना चाहिए कि मालदीव से भारत के संबंध ठीक ठाक तरीके से रन करते रहें और हम लोग उसे काउंटर कर सकें, उसके माध्यम से बाकी सारे देशों को। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।